Good morning, viewers, and today, welcome to a new episode of Medi Chit Chat with beautiful, very senior, very dynamic, very good looking, and amazing person, Dr. Suchita Kinzodikar, madam. Madam, it's such a pleasure that you agreed to come to this small channel, and it's such an honor to interview you. बिफोर वी स्टार्ट एंड हम आज के चैनल में आज के दिन में हम बहुत सारी बातें करेंगे हाई रिस्क प्रेगनेंसीज़ के बारे में, बट बिफोर दैट आई वांट यू टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. Thank you, Richa, and I think it's my honor as well to be on your YouTube channel. नमस्कार, मी डॉक्टर सुचेता किंजवडेकर नेरूळमध्ये प्रॅक्टिस करते आहे. नेरूळ नवी मुंबई इथे गेले ऑलमोस्ट 32 इयर्स लॉंग आणि टाइम. याच फील्डमध्ये म्हणजे OBGYNमध्ये माझं प्रायमरी एज्युकेशन MBBS क्वालिफिकेशन शिक्षण नागपूर GMC गव्हर्मेंट मेडिकल कॉलेज नागपूरमधनं झालं आणि MD म्हणजे त्याच्यानंतर OBGYNमधली पोस्ट ग्रॅज्युएट डिग्री ही सुद्धा मला नागपूरच्याच मेडिकल कॉलेजमध्ये मिळाली. तिथे मी काही काळ लेक्चरर म्हणून पण काम केलं आणि लग्नानंतर इथे नव्या मुंबईमध्ये प्रॅक्टिस माझी सुरू झाली. इतक्या वर्षांच्या अनुभवामधनं किंवा इतक्या वर्षांच्या डिलिव्हरीजनंतर आणि बऱ्याच कॉम्प्लिकेटेड केसेस हँडल केल्यानंतर लक्षात आलं की सेफ्टीसाठी, आईच्या आणि बाळाच्या सेफ्टीसाठी काम करणं, लोकशिक्षण, त्याच्यानंतर सगळ्या हॉस्पिटल्समधल्या स्टाफचं शिक्षण हे किती जरुरी आहे. आणि गेल्या काही वर्षांपासून मी सेफ मदरहूडसाठी, लेबर रूम स्टँडर्डाईज होण्यासाठी जास्त काम करते. मान्यता प्रोजेक्ट, madam. I think you want to highlight Correct, that, and you correct. have done such amazing work in this area. Means- Yeah. I will not say I have done work because it's ongoing work. Correct. And government is working for it. They want now each labor room to have that much minimum standards. Correct. Not only in public sector but as well as in private sector. True, ma'am. We have come a long way in maternal mortality in India, but it's still miles to go before we sleep. So it's like, but these little tiny steps, and you all put so much of hard work into this. Look, it's very difficult for a gynecologist to, run a roaring practice like yours and then give that work and energy, extra work. So absolutely, we are so proud of you that you are running such a nice project. Thank you, Richa, for those good words. No, ma'am. But now let me come to the point, like what we discussed and decided. Yes. For today's discussion or chit chat was high risk pregnancy, right? Now, what is high risk pregnancy per se? What is risk in a pregnancy? खूप जणांना हा प्रश्न असेल, because every time you listen to a doctor and they say no, this is a high risk thing, this is a high risk thing. So risk means there is some problem either to the mother or to the baby. बच्चे को या माँ को कहीं ना कहीं ये नॉर्मल अपीयरिंग जो स्टेट है प्रेगनेंसी है उसमें प्रॉब्लम होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, तो हम बोलते हैं कि ये हाई रिस्क है. ओके, बिकॉज प्रेगनेंसी ये तो नेचुरल बात है, जैसे हम दिन में उठते जागते सोते खाते पीते हैं वैसे ये फिजियोलॉजिकल मतलब वेरी मच नॉर्मल चीज़ है प्रेगनेंसी. लेकिन ये कहीं सिंपल सा रास्ता अचानक खतरनाक मोड़ ले सकता है और माँ के लिए या बच्चे के लिए डेंजरस साबित हो सकता है. ऐसे प्रेगनेंसी को हम बोलते हैं हाई रिस्क प्रेगनेंसी. तो ये सब क्या है, क्यों ऐसे हाई रिस्क प्रेगनेंसी किसी को होता है किसी को नहीं होता है? तो बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर ये डिपेंड होता है. इनमें से कई 2 या 3 फैक्टर्स ही शायद हम आज डिस्कस कर पाएंगे. तो सबसे पहले मैं बता दूं कि बच्चे को माँ के पेट में भी कभी कभी कुछ डेंजर होता है और उनमें एक कॉमन और कॉमनली जो मिलता है फैक्टर वो है डायबिटीज़. Correct. ओके, पहले ज़माने में जब हम शुरू कर रहे थे प्रैक्टिस या हम ट्रेनिंग कर रहे थे कुछ 25-30 साल पहले, ये डायबिटीज़ वाला प्रॉब्लम मामला इतना था ही नहीं. लेकिन आजकल देखा जाए प्रैक्टिस में तो एवरी 5th या 6th पेशेंट जो है
वो डायबिटिक निकल रही है, और स्पेशली प्रेगनेंसी के दौरान का डायबिटीज़, जिसे हम बोलते हैं जस्टेशनल डायबिटीज़। जस्टेशनल यानी प्रेगनेंसी, ताकि वो औरत पहले डायबिटिक नहीं रहती है, लेकिन प्रेगनेंसी के साथ साथ उसमें कई डायबिटीज़ वाले फीचर्स आ जाते हैं। इसलिए हम प्रेगनेंसी में हर औरत को एक ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट करने के लिए बोलते हैं। क्या है ये ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट? तो नॉर्मल इंसान भी अगर है तो उसके अंदर जो छिपा हुआ डायबिटीज़ है उसको बाहर लाने के लिए हम उसको ग्लूकोज का लोड देते हैं। आई थिंक ये तो सबको पता है कि डायबिटीज़ यानी कुछ तो शुगर की गड़बड़ है, राइट? हमारी प्रेगनेंसी में जो हार्मोन्स रहते हैं वो हर औरत को थोड़ा डायबिटिक बनाने के लिए तुले रहते हैं, ये सब हार्मोन्स। और ये इसलिए रहता है ताकि बच्चे को बराबर से शुगर मिलती रहे। तो ये ओवर एक्टिव हार्मोन्स है, और अगर पहले से वो पेशेंट का डायबिटीज़ वाला कॉन्स्टिट्यूशन है, जीडीएम उसको होने वाला है, तो ये शुगर का प्रॉब्लम और उभर के आता है। तो ये चैलेंज हम देते हैं। कब देते हैं? आइडियली हर महिला को, हर गर्भवती महिला को फर्स्ट 3 मंथ्स में, मिडिल 3 मंथ्स में एंड लास्ट 3 मंथ्स में एक बार ये टेस्ट ज़रूर करनी चाहिए। कब ये डायबिटीज़ बाहर आए समझ में नहीं मतलब आता एक है। टेस्ट से तो हम डायग्नोज नहीं कर पाते हैं। Correct. तो एक बार ना ऑलमोस्ट इन ईच हॉस्पिटल आप जब ये एएनसी क्लिनिक में दिखाने के लिए जाते हैं तो ये फर्स्ट 3 मंथ्स में तो बोलते ही है करने के लिए, लेकिन बाय चांस किसी को वॉमिटिंग वगैरह है और इसलिए नहीं कर पाते हैं तो एटलीस्ट सेकेंड ट्राइमेस्टर में यानी 3rd-4th मंथ के बाद फर्स्ट टाइम तो ये टेस्ट करनी चाहिए। क्या है ये टेस्ट? बहुत सिंपल है। 75 ग्राम ग्लूकोज जो है महिला को पिलाया जाता है। 1 गिलास पानी यानी 300 सीसी पानी में मिला के ये घोल एक साथ में ही पीना है। ये टेस्ट के लिए फास्टिंग ज़रूरी नहीं है, आप ब्रेकफास्ट करके भी क्लिनिक में जा सकते हैं। और ये ग्लूकोज पीने के बाद आपकी शुगर 2 घंटे बाद टेस्ट की जाती है। बहुत सिंपल टेस्ट है। 2 घंटे के बाद में अगर आपका ब्लड ग्लूकोज रिपोर्ट 140 से ज़्यादा है, इसका मतलब आपको प्रेगनेंसी का डायबिटीज़ है या जस्टेशनल डायबिटीज़ है। अब ये अच्छी बात है कि पता चल चुका है, बिकॉज बीमारी तब प्रॉब्लम करती है जब किसी को पता ही ना हो। मैम एक क्वेश्चन था जो मन में आया कि ये क्या कोई हाई रिस्क फैक्टर्स होते हैं क्या डायबिटीज़ होने के लिए? आपकी प्रैक्टिस में आपको ऐसा लगता है कि यस, अगर पहले तो हम लोग बोलते थे कि जिनके बड़े बड़े बच्चे पैदा हुए हैं या जिसका कभी स्टिल बर्थ हुआ है ऐसे या फैमिली हिस्ट्री है, उन्हीं की ये टेस्ट करनी चाहिए। लेकिन इंडियन रेस जो है, हमारी इंडियन पॉपुलेशन, ये इंडियन होने की वजह से ही एथनिसिटी हम बहुत प्रोन है डायबिटीज़ के लिए। इसलिए हर इंडियन महिला का ये ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट करना ही चाहिए। अगर ये इसकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है फिर भी करनी चाहिए, उसके फैमिली में कोई डायबिटिक नहीं है तो भी करनी चाहिए। हो सकता है ये महिला फर्स्ट पर्सन हो उनके फैमिली में जिसको ये प्रेगनेंसी वाला डायबिटीज़ है। और एक बात है, जो लड़कियों को पीसीओडी रहता है, अक्सर वो लड़कियों को जस्टेशनल डायबिटीज़ यानी जीडीएम होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। और अभी तो रिचा आपको पता है, एवरी ऑल्टरनेट लड़की को तो पीसीओडी पता ही है और पीसीओडी है और कुछ न कुछ प्रॉब्लम है। हमारी लाइफस्टाइल चेंज हो चुकी है, इसलिए ओबेसिटी भी एवरी ऑल्टरनेट पेशेंट इन माय ओपीडी इज हाई बीएमआई, राइट। तो ये सब तो फैक्टर्स है ही। लेकिन जीडीएम की टेस्ट कोई फैक्टर नहीं है तो भी करनी चाहिए, बिकॉज अगर टेस्ट नेगेटिव आती है मतलब नॉर्मल है तो ये बहुत बड़ी बात है। राइट। मैम आप इतना स्ट्रेस दे रहे हो अगर जीडीएम पे, तो अगर डायबिटीज़ हो जाए तो आपको मतलब उसमें क्या परेशानी होती है, बच्चे में भी और माँ में भी? राइट। अगर ये डायबिटीज़ हो जाए प्रेगनेंसी में, मतलब प्रेगनेंसी के पहले आप डायबिटिक नहीं थे, नहीं है, और आप प्रेगनेंसी के दौरान आप डायबिटीज़ आपको हो जाता है, तो बच्चे को अगर ट्रीट नहीं होता है तो बहुत ज़्यादा ग्लूकोज लोड थ्रू आउट प्रेगनेंसी मिलते रहता है। इसलिए बच्चा अननेसेसरीली वेट पुट ऑन करता है पेट में। ओके, इसलिए लार्ज बेबीज यानी 4 किलो का, 4.5 किलो का, इवन 5 kg, सो लाइक दैट
जो बच्चे का वजन होना है 3-3.5 किलो तक का नॉर्मल, ये बहुत बड़े साईज, बिग साईज हो जाते हैं. मराठी त्याला म्हणतात की हे खूप जास्त पोसलं जातं बाळ. ओके. जे म्हणायचे पूर्वी बायका की तुम्ही गोळ्या खाल्ल्याने तुमचं बाळ मोठं होईल, तसं नाही आहे. गोळ्या खाल्ल्याने बाळ मोठं होत नाही, पण तुम्ही गोड खाल्ल्याने किंवा तुम्हाला GDM असेल तर बेबी अननेसेसरीली ओव्हरवेट होतं. याला इंग्लिशमध्ये मॅक्रोसोमिया म्हणतात, म्हणजे मोठं बेबी. आता नॅचरली बाळ मोठं आहे, सो त्याच्यामुळे पोटातलं पाण्याचं प्रमाण पण वाढणार, म्हणून पोट खूप जास्त मोठं होणार, राईट. आणि जितकं मोठं बाळ तितका बाळाला बाहेर यायला, म्हणजे डिलिव्हरीच्या पॅसेजमधून निसटून बरोबर बाहेर येण्यासाठी प्रॉब्लेम. त्यामुळे बाळाला इंजुरी, बाहेर येता येता आईच्या बर्थ पॅसेजला इंजुरी, ऑल दीज थिंग्स आर पॉसिबल, मे हॅपन बिकॉज ऑफ बिग बेबीज. टू द एक्सटेंट समटाइम्स फ्रैक्चर क्लैविकल, फ्रैक्चर बेबी के हाथ को फ्रैक्चर या जेनेटल ट्रॉमा, इसलिए ब्लीडिंग बहुत सारा. सो ये बहुत सारे बिग बेबीज़ की वजह से प्रॉब्लम है. चलो ये है, आप बोलेंगे कि हम सी सेक्शन कर लेते हैं तो क्या प्रॉब्लम है, लेकिन कि सी सेक्शन भी बिगर बेबीज़ में मोर ट्रॉमेटिक और कॉम्प्लिकेटेड होता है. खैर, बहुत ही अनकंट्रोल डायबिटीज़ रहा तो और एक सबसे बुरा कॉम्प्लिकेशन होता है स्टिल बर्थ. मतलब पेट में सडन डेथ ऑफ अ बेबी, इसको स्टिल बर्थ बोलते हैं. सो पोटामध्ये बाळाचा हा अपमृत्यू, म्हणजे एवढं चांगलं पोसलं गेलेलं बाळ पण होऊ शकतं कोणाला, ज्यांना हा अनकंट्रोल्ड डायबिटीस आहे त्यांना. आणि म्हणून आय थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि डायबिटीज़ या GDM ये पहले डिटेक्ट होना ज़रूरी है, क्योंकि इसकी ट्रीटमेंट काफ़ी सिंपल है. करेक्ट. क्या है इसकी ट्रीटमेंट? अगर डायबिटीज़ GDM पता चलता है और आपको पहले नॉर्मल है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स 80-90% ऑफ द वीमेन ये केवल डाइट से ही ठीक होते हैं. सो डाइट एंड सेकेंड पार्ट इज एक्सरसाइज. करेक्ट. ये 2 चीज़ें अगर करते हैं तो आपकी शुगर नॉर्मल आ जाती है. लेकिन शुगर ये ऐसी चीज़ है कि ये बुखार नहीं है. हाथ लगाने से या छूने से हमें बुखार पता चलता है, लेकिन शुगर अनफॉर्चुनेटली पता नहीं चलती है. इसलिए इसके ट्रीटमेंट में सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज या सीरियल मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज SMBG, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो GDM से अगर हमें बचना है तो सबसे पहले टेस्ट के लिए डरिए नहीं, टेस्ट करिए और डिनाई मत कीजिए, क्योंकि ये बहुत लाइटली 2-3 जगह चेक करते रहते हैं कि है कि नहीं है. सो ये टेस्ट करिए. एक बार नेगेटिव आता है तो 3rd ट्राइमेस्टर में 7वें महीने के बाद दोबारा से टेस्ट करिए, और अगर पता चले तो सावधानी लीजिए. अब ये सावधानी सिंपल है, डाइट, एक्सरसाइज एंड सीरियल चेक. ये 15-20 दिन डाइट का ट्रायल होने के बाद फिर भी अगर आपकी शुगर ज़्यादा है तो कुछ मेडिसिन्स एंड समटाइम्स इंसुलिन, ये भी ज़रूरी है. एंड बिलीव मी, अगर ये फॉलो करते हैं तो GDM का टोटली नॉर्मल रिजल्ट भी हमें मिलता है. मतलब ना ही बच्चे को खतरा और ना ही माँ को खतरा. अब रिसेंट कुछ स्टडीज़ रीचा ऐसे भी बताते हैं कि जो बच्चों को पेट में है और वो टाइम मम्मी को GDM होता है, तो आगे जाके ये बच्चों में भी डायबिटीज़ होने का चांस है. ओके. सो खुद के लिए ना सही, एटलीस्ट अपने पेट के बच्चे के लिए तो अच्छा मुझे लगता है कि डायबिटीज़ चेक करना और अगर है तो इलाज करना इट्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. मैडम, ये जो पेशेंट्स जो GDM के जो पहली बार डायबिटीज़ के जिनको डिटेक्ट होता है, ये तो नॉर्मली डिलीवरी के बाद क्या ये फिर से नॉर्मल हो जाते हैं या ये डायबिटिक ही रह जाते हैं? मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये सब प्रेग्नेंट वुमेन डिलीवरी के बाद नॉर्मल हो जाती है. इवन जो नॉन डायबिटिक है, जिनको इंसुलिन चल रहा है प्रेगनेंसी में, डिलीवरी के बाद भी उनका इंसुलिन का डोज बहुत कम हो जाता है या निग्लिजिबल होता है. और जो प्रेगनेंसी में फर्स्ट टाइम डायबिटीज़ हुआ है, ऑलमोस्ट 99% सबका शुगर कम्स बैक टू नॉर्मल. लेकिन ये एक बात ध्यान रखिए कि ये सब औरतों को आगे लाइफ में कभी न कभी डायबिटीज़ होने वाला है.
अब ये 50 उम्र में होता है या 60 साल में होता है, ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है। आपका अगला लाइफस्टाइल कैसा है, आपकी ओबेसिटी है या नहीं, आपका खाने पीने का तरीका क्या है, इसके ऊपर ये डिपेंडेंट है। लेकिन एक बार GDM हो गया तो आप इग्नोर मत करिए। हम तो सलाह देते हैं कि एवरी ईयर आप बच्चे का जब बर्थडे है वो पर्टिकुलर, एवरी ईयर आप खुद का फास्टिंग पीपी करके इंश्योर करो कि चलो इस साल तो मुझे डायबिटीज नहीं है, अब आगे सेम हेल्दी तो सिर्फ प्रेगनेंसी में ना, आगे भी अपना ख्याल रखिए। ये फॉलो अप रखना बहुत जरूरी है। मैडम, हमने डायबिटीज़ के बारे में बहुत कुछ बेसिक सीख लिया, और बाकी जो डॉक्टर से आप कंसल्ट करेंगे, मतलब जो हमारी औरतें हैं, तो वो बहुत कुछ एक्स्ट्रा भी बताएंगे। एक दूसरी भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है जो हमारे लिए काइंड ऑफ नाइटमेयर है, वो है PIH, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। इसके बारे में मैडम हमारे थोड़ा जानकारी दीजिए। यस श्योर। अब ये जेस्टेशनल डायबिटीज़, जैसे मैंने बोला कि ये बच्चे के लिए ज़्यादा खतरा साबित करता है रादर देन मम्मी के लिए। वैसे एज यू करेक्टली सेड, दिस प्री-इक्लेम्शिया और PIH, ये जो कंडीशन है ये माँ और बच्चा और इसलिए डॉक्टर भी सबके लिए खतरे वाली चीज़ होती है। आपने एकदम सही कहा, ये हमारे लिए नाइटमेयर होता है। क्या है ये प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन? तो मैं थोड़ा सा उसका बता देती हूँ कि क्यों ऐसे होता है। इनफैक्ट किसको क्यों होता है और कौन से प्रेगनेंसी में होता है, ये टोटली अनप्रेडिक्टेबल है। एक ही औरत के फर्स्ट प्रेगनेंसी में उसका BP बढ़ता है, अगले प्रेगनेंसी में नहीं बढ़ता है। किसका फर्स्ट प्रेगनेंसी में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अगले प्रेगनेंसी में प्री-इक्लेम्शिया या BP बढ़ता है। मेरा बढ़ता है, मेरी सिस्टर को कुछ नहीं होता है। मतलब ये सब कुछ अनप्रेडिक्टेबल है। लेकिन ये एक देखा गया है कि अगर बहुत यंग एज है, लेस देन 20 ईयर्स, शादी के तुरंत बाद जल्दी प्रेगनेंसी होती है, तो बहुत एज ज़्यादा है, मोर देन 35 एंड अबाउट, मतलब एल्डरली पेशेंट, मल्टीफिटल मतलब 2 ट्विंस या ट्रिपलेट प्रेगनेंसी है, IVF प्रेगनेंसीज है, और आपको अगर पहले से ही ब्लड प्रेशर की बीमारी है या आपकी फैमिली में आपकी स्पेशली आपके मदर को ये प्री-इक्लेम्शिया हुआ है, तो आपको ये प्रेगनेंसी में हाइपरटेंशन होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। अब नॉर्मली क्या होता है, जब बच्चा इम्प्लांट होता है, मतलब गर्भ जो है वो यूट्रस में इम्प्लांट होता है, और उसके जो रूट्स है ना प्लासेंटा के, वो फैल जाते हैं यूट्रस में, जहाँ से बेबी को पोषण मिलता है। ओके, अब ये पोषण आराम से मिलना चाहिए, इसलिए माँ का प्रेशर जो है ब्लड का वो भी बहुत कम हो जाता है, ताकि वहाँ पे पूल ऑफ ब्लड में वो प्लासेंटा अच्छी तरह से रहे और बच्चे को पोषण मिल जाए। कभी कभी ये प्लासेंटा जो डेवलप होता है ये इस प्रकार से ठीक तरह से नहीं होता है, और इनके जो ब्लड वेसल्स या छोटी छोटी नसें जो रहती है ये बहुत हार्ड या कठिन हो जाती है। अब ये हार्ड ब्लड वेसल के थ्रू ब्लड पुश करना है, तो मम्मी का ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली बढ़ता है। जैसे समझो आपका घर 2nd फ्लोर पे है और पानी छोटे पाइप से नहीं आ रहा है, तो नीचे कैसा वो टिल्लू पंप लगाते हैं और प्रेशर बढ़ाते हैं, फिर पानी ऊपर चढ़ता है। तो सिमिलरली ये ब्लड चढ़ने के लिए माँ का ब्लड प्रेशर बढ़ते रहता है, और ये ब्लड प्रेशर बढ़ता है ताकि बच्चे को खून मिल सके। तो ये बहुत ही डेंजरस मामला हो जाता है, क्योंकि ये ब्लड प्रेशर बेबी को तो खून पहुंचाता है, लेकिन ब्लड प्रेशर माँ के बाकी जो सिस्टम के नसें हैं वहाँ का भी प्रेशर बढ़ा देता है, और ये कॉम्प्लिकेशंस की शुरुआत हो जाती है। सो नॉर्मली प्रेगनेंसी में, मतलब नॉर्मली नॉर्मोटेंसिव यानी ब्लड प्रेशर नॉर्मल हम बोलेंगे 120/80 या उससे कम है। तो प्रेगनेंसी में अक्सर शुरू में BP कम होता है, आपने ये देखा रहेगा 190, डॉक्टर्स भी पेशेंट को बोलते हैं हाँ कि BP तो चलो बेटा नॉर्मल होता ही है, मतलब कम होता ही है। लेकिन हाफ प्रेगनेंसी के बाद में, यानी ऑलमोस्ट 20 वीक्स के बाद, टोटल प्रेगनेंसी 40 वीक्स की रहती है, और 20 वीक्स के बाद में ये नॉर्मल या कम ब्लड प्रेशर धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है, और ये अब नॉर्मल की तरफ जाना भी पॉसिबल है। तो 130/90 ये ब्लड प्रेशर तक भी हम बोलते हैं कि चलो ठीक है, लेकिन 130/90 से ऊपर ब्लड प्रेशर गया तो इसका मतलब है कि ये
PIH प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन है। और जैसे ये नाम बताता है, हाइपरटेंशन यानी ज़्यादा ब्लड प्रेशर, इंड्यूस्ड यानी इसकी वजह से, और प्रेगनेंसी यानी प्रेगनेंसी। सो प्रेगनेंसी की वजह से जो बीपी बढ़ता है उसको बोलते हैं प्रेगनेंसी का ब्लड प्रेशर या PIH। अब रीचा आप बोलोगी कि फिर बीपी का दवा दे दो, बीपी कम कर डालो, बात खत्म। लेकिन बीपी हमने कम कर दिया तो यहाँ बच्चे को परफ्यूजन नहीं मिलेगा, ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगा। तो फिर क्या करना चाहिए ऐसे मामले में? तो सबसे पहले तो एक है कि डिनायल मत करो, क्योंकि अक्सर पेशेंट्स को जब बोलते हैं कि आपका बीपी बढ़ा है और अभी हमें ये अलाना फलाना करना है, तो पेशेंट बोलते हैं नहीं मेरा तो आज तक बीपी बिल्कुल नॉर्मल था। ये कैसे हो सकता है? मैं हॉस्पिटल में आ गई, डर गई, इसलिए ऐसा होता है। राइट। स्पेशली पेशेंट की मम्मी बोलती है ये ना डॉक्टर आपके पास आई इसलिए। तो हम बोलते हैं भैया हम तो शुरू से देख रहे हैं, कभी बीपी बढ़ा नहीं, आज ही अचानक कैसे हुआ? नहीं, घर में ऐसा ऐसा कुछ हुआ तो वो डर गई इसलिए बीपी बढ़ा। एक्सक्यूजेस तो वो ढूंढेंगे ही। तो इसलिए हम भी क्या करते हैं, एक रीडिंग आया 140/90 तो तुरंत तो नहीं बोलते हैं, बोलते चलो रुको, आधे एक घंटे के बाद दोबारा से देखते हैं। करेक्ट, राइट। अब 2 बार ऐसे बीपी ज्यादा आया तो चलो और एक 4 घंटे के बाद देखते हैं, फिर भी ज्यादा आया तो हम बोलेंगे कि ये प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन है। अब हमें ये पेशेंट पे, ये हाई रिस्क पेशेंट हो गई। क्यों हाई रिस्क हो गई? क्योंकि इसके प्रेगनेंसी में अब कॉम्प्लिकेशंस आने की संभावना बढ़ गई। मम्मी के जान को भी खतरा हो सकता है, बच्चे के जान को भी खतरा हो सकता है। अब ये माइल्ड वैरायटी में है तो इमीडिएट खतरा नहीं होता है, लेकिन ऐसे पेशेंट को निगरानी में रखना और फ्रीक्वेंट फॉलोअप के लिए रखना बहुत ज़रूरी है। अब बीपी की भी यही बात है जैसे शुगर की थी, देख के तो पता नहीं चलता है बीपी ज़्यादा है, ये तो चेक करेंगे तो पता चलता है। और इसलिए यूजुअली डॉक्टर 6वें महीने के बाद 7वें महीने से एवरी 15 डेज चेकअप के लिए बुलाते हैं, क्योंकि आज अगर बीपी नॉर्मल है तो भी 15 डेज के बाद में बीपी पहले पकड़ा जाएगा। और ये बीमारी जो है प्रीक्लैम्सिया, ये केवल ब्लड प्रेशर से सीमित नहीं है। ये ब्लड प्रेशर का पूरे बॉडी पे जो इफ़ेक्ट होता है, जैसे किडनी पे इफ़ेक्ट होता है, फिर यूरिन में प्रोटीन का लीकेज शुरू हो जाता है। ओके, कभी कभी लीवर पे उसका असर होता है, लीवर एंजाइम्स बढ़ जाते हैं। तो ये हर पीरियोडिकली हमें देखना है, लेकिन शुरुआत बीपी से होती है। तो इसलिए बीपी पहले पकड़ में आया तो ये बाकी की चीज़ें एवरी पीरियोडिकली देखी जाती है, निगरानी में रखते हैं। बीपी डेंजरस लेवल क्रॉस कर रहा है तो उसको दवाई भी शुरू कर देते हैं। और वंस ये चालू हुआ तो बेबी को भी पीरियोडिकली हमको देखना है, केवल हाथ लगा के नहीं, प्रोबेबली अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी करें। मैडम आपने इतना सब बताया, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप वार्निंग साइंस पे स्पेशल हाईलाइट करें, क्योंकि वो हर लेडी को पता ही होना चाहिए कि किस मौके पे तुरंत अपने डॉक्टर के पास पहुँचना है। परफेक्ट। तो ये बीपी आज डायग्नोस हुआ तो कल तो तुरंत डेंजर नहीं होता है। यूजुअली कुछ ना कुछ टाइम समय रहता है अक्सर, और धीरे धीरे ये बीपी का जो दौरा है ये बढ़ते जाता है। ओके, इसके अल्टीमेट या मोस्ट डेंजरस क्या हो सकता है माँ के लिए, इसको बोलते हैं इक्लैम्सिया। इक्लैम्सिया में यूँ होता है कि माँ का बीपी बढ़ते जाता है, यूरिन में प्रोटीन आ जाता है, और उसके बाद पेशेंट को अकड़ी या कन्वर्जन आता है। ये कन्वर्जन आ गया यानी अकड़ी आ गई या फिट हो गई तो ये माँ के लिए भी डेंजरस है और बेबी के लिए तो ऑफकोर्स डेंजरस है ही। लेकिन इसके कई वार्निंग सिम्टम्स है, रेड फ्लैग्स है, ताकि ये कुछ चीज़ें हैं तो इसका मतलब ये गंभीर मोड ले रहा है प्रीक्लैम्सिया। सो व्हाट इज़ दैट? वन थिंग इज सडन वेट गेन। आपका 7th मंथ के बाद में एवरी वीक ½ kg से ज़्यादा वेट नहीं बढ़ना चाहिए। अगर एकदम हफ्ते में या 15 दिन में आपके 2-4 किलो वेट बढ़ गया तो इसका मतलब ये बेबी का वेट नहीं बढ़ा है, आपके बॉडी में वाटर रिटेंशन हो रहा है। ओके, पैर पे सूजन आना तो नॉर्मल बात है। आम तौर पर आई थिंक मैक्सिमम लड़कियों को, औरतों को प्रेगनेंसी में केवल पैर पे सूजन आती है, लेकिन हाथ में भी सूजन आ जाना, मुंह पे सूजन आ जाना, या पेट की चमड़ी ऐसे सूज के संतरे के छिलके जैसी दिखती है। सो ये एबनॉर्मल वेट गेन एंड फ्लूइड रिटेंशन इज़ वन डेंजरस साइन। ताकि आपका बीपी नॉर्मल हो
और आपको डॉक्टर ने 1 महीने बाद बुलाया हो या 15 दिन के बाद बुलाया हो, और इसी दौरान अगर आपको ये समझ में आता है कि सूजन बढ़ गई है, तो मैं तो बोलती हूँ आप पहले ही डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए, ताकि समझ में आए कि आपका बीपी तो सडनली शूट नहीं हो रहा है। ये एक बात। दूसरी, कन्वल्जन के प्रायर कुछ वार्निंग सिम्टम्स रहते हैं, जैसे कि सडनली हेडेक होना, सिंपल हेडेक जो क्रोसिन लेके भी ठीक नहीं होता है आधे 1 घंटे में, और तेज़ दर्द, मतलब बहुत ही तेज शूटिंग पेन ब्रेन में होना, तो इग्नोर ना करें। कभी कभी कान में आवाज़ आ जाता है, टिनिटस, कभी कभी ठीक से दिखता नहीं है, धुंधला हो जाता है, बिकॉज अंदर आँख के भी अंदर सूजन चढ़ रही है, राइट। देन पेशाब सडनली कम होना। एवरीवन नोज कि रोज पेशाब कैसे कितनी बार होती है। प्रेगनेंसी में तो अक्सर ज़्यादा बार पेशाब बार जाना पड़ता है, लेकिन सडनली आपको लगता है कि आज मैं ठीक से खा पी रही हूँ लेकिन पेशाब कम हो रहा है, ये और एक वार्निंग साइन है। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, एपिगैस्ट्रिक पेन, मतलब कलेजे में दर्द। जैसा आपको एसिडिटी में दर्द होता है, उससे कई दुगुना ज़्यादा तेज़ दर्द अगर आप महसूस करते हो, तो शायद लीवर में हेमरेज हो रहा है। तो ये कुछ डेंजरस साइन है। मैं दोहराती हूँ वापस से। एक है धुंधला दिखना, तेज सर दर्द, कान में आवाज आना, एपिगैस्ट्रिक पेन, सडन वेट गेन एंड यूरिन का कम होना। सो अगर आप बीपी मॉनिटरिंग पे हो या एक बार भी डॉक्टर ने आपको बोला है कि आपका बीपी ज़्यादा है और आप इनमें से कोई भी चीज़ आपको ध्यान में आती है, तो एनी टाइम, दिन रात, कल बुलाया है ओपीडी में, ऐसा मत सोचिए, आप तुरंत हॉस्पिटल में जाइए, क्योंकि घर में अगर कन्वल्जन आता भी है तो वो ज़्यादा डेंजरस है। आप हॉस्पिटल में अगर जाते हैं और ये सही टाइम पे पकड़े जाते हैं, तो इंजेक्शंस देके एडमिट करके पूरी आपकी ट्रीटमेंट जो ट्रेन डीरेल हो रही है, काफी कॉम्प्लिकेशंस तो प्रिवेंट कर ही सकते हैं, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये वार्निंग सिम्टम्स पता करना बहुत ज़रूरी है। सो प्री इक्लैम्शिया या PIH के लिए सबसे पहले डायग्नोसिस होना ज़रूरी है। डायग्नोसिस होने के बाद में निगरानी रखना ज़रूरत है। काफ़ी हद तक ये हम प्रिवेंट कर सकते हैं एस्पिरिन लो डोज में देके। तो कई डॉक्टर्स आजकल अच्छे हॉस्पिटल्स में, यानी अभी तक पब्लिक हॉस्पिटल्स में ये सुविधा नहीं है, लेकिन प्राइवेट डॉक्टर्स तो अल्ट्रासाउंड एंड कुछ ब्लड टेस्ट के ज़रिए बता सकते हैं कि आपको ये PIH होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। अगर है तो तीसरे महीने से आपको एक लो डोज एस्पिरिन शुरू कर देते हैं, जिससे ये काफ़ी कम होता है। एस्पिरिन बीपी की गोली नहीं है, ये डिसीज प्रिवेंशन करके देते हैं। अगर डायग्नोसिस होता है तो क्लोज मॉनिटरिंग, यानी फ्रीक्वेंट फॉलोअप एंड विजिट। कब वार्निंग सिम्टम्स नज़र आते हैं तो क्विक एंड इमरजेंसी ट्रीटमेंट एंड मेडिकल हेल्प ये ज़रूरी है। और ऐसे कुछ भी नहीं है तो भी टाइमली डिलीवरी। 9वां महीना लगने के बाद में बीपी वाली पेशेंट जो है, प्री इक्लैम्शिया या PIH की पेशेंट है, वो अपने आप पेन आने के लिए इंतज़ार नहीं करना चाहिए। मैं एक सिंपल एग्जांपल अक्सर पेशेंट्स को देती हूँ, जो कि ये प्री इक्लैम्शिया बहुत है या बीपी उनका ऐसे 100 तक गया है, डायस्टोलिक बीपी, कि अभी आपकी प्रेगनेंसी ऐसी है जैसे आप ट्रेन में डिब्बे में बैठी हो, एक ट्रेन में, और वो डिब्बे को आग लगी है। सो इट्स लाइक अ बर्निंग ट्रेन। करेक्ट। आपको क्या करना है, आप निकले हैं नेरुल से, VT से, और आप पहुंच रहे हैं नेरुल, तो आपको गेस करना है कि कब तक ये आग मेरे डिब्बे तक आ रही है, फायर। राइट। अगर मेरे अगले डिब्बे तक आ गई तो मुझे नीचे उतरना ही है, नहीं तो मैं जल जाऊंगी, मेरा सामान जल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। तो भले ही मेरा स्टेशन ना हो, मुझे पटरी पे उतरना पड़े या एक स्टेशन पहले उतरना पड़े, लेकिन जान तो सलामत रहेगी। करेक्ट, राइट। सो ये आपके लिए पूरा एनालिसिस आपके डॉक्टर करेंगे। आपको उनके ऊपर भरोसा रखना है और ये ब्लड प्रेशर की बीमारी में उनका साथ देना है, तो डेफिनेटली यू एंड योर बेबी विल बी आउट ऑफ डेंजर।
एंड आई होप मैम कि ऐसा अक्सर होता है ना कि हम लोग कोशिश करते हैं कि बस एक ऑप्टिमम लेवल तक पहुंच जाएं जहां बच्चा भी NICU में हम उसका अच्छा केयर ले सकें और मदर को भी कोई डेंजर ना हो जाए, तो वही करेक्ट। सो ये आगे जो मैंने बात कही कि 9th मंथ लगने पर हम डिलीवरी करेंगे, सो 9th मंथ यानी अराउंड 37 वीक्स, ओके। टोटल प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन 40 वीक्स रहता है। 37 वीक्स के बाद में तो हम बोलते हैं कि ये एज गुड एज इलेक्टिवली ही हम डिलीवर कर देते हैं, मतलब पूरा ही 9 महीना हो चुका है, मतलब 9वां महीना लग चुका है तो बेबी इज मैच्योर। तो ये BP ऐसी वजह है कि सडनली अंदर से ब्लीडिंग हो जाए, एक्सीडेंटल हिमरेज हो जाए, माँ को कुछ हो जाए, इससे पहले हम डिलीवरी करेंगे क्योंकि 9वां महीना स्टार्ट हो चुका है। लेकिन अगर ये BP की बीमारी बहुत ही ज़्यादा सीवियर है तो हम 37 वीक्स तक भी नहीं इंतज़ार करते हैं, अक्सर हम 34-33 वीक्स में ही ये डिलीवरी का डिसीजन लेते हैं। क्योंकि क्या है, 33-34 वीक्स बच्चे को थोड़ा स्पेशल केयर देने से भी बच्चा भी हम सेव कर सकते हैं और मम्मी भी डेंजर से बाहर आ सकती है। हाँ, अगर ये बीमारी बहुत ही पहले शुरू हुई, जैसे कि 20-22 वीक्स में, 6वें महीने में, और बहुत तेज़ रफ्तार से आगे बीमारी बढ़ रही है BP की, तो ऐसी हालत में तो हम कहेंगे कि आप बच्चे का मत सोचिए, क्योंकि पहले माँ का स्वस्थ होना और सेफ होना ज़्यादा ज़रूरी है। और ये बात अक्सर पेशेंट समझ जाते हैं, क्योंकि वो टाइम में बच्चा सेव करने लायक है तो यस सेव करेंगे। लेकिन अगर नहीं है, 400-500 ग्राम का बच्चा है, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने से पहले माँ का सोचो और डिलीवरी करें। अब ये डिलीवरी नॉर्मल होती है या सिजेरियन सी होती है, ये तो उस टाइम के हालात पे ही डिसाइड करें। थैंक यू मैम, बिकॉज हम लोग ये पूरा पर्पस इस सीरीज़ को, एपिसोड्स को शूट करने का था कि वी शुड बी मोर ऑफ प्रिवेंटिव, और GDM और PIH अगर हम अच्छी तरह से सिस्टमैटिकली अपने डॉक्टर के साथ फॉलो करें तो काफ़ी हद तक हम इसका कॉम्प्लिकेशन तो प्रिवेंट कर सकते हैं। डेफिनेटली। सो अर्ली डायग्नोसिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए आपकी प्रेगनेंसी में अगर आपका शुगर टेस्ट अभी तक नहीं हुआ है तो आप डॉक्टर्स को याद दिला दीजिए। डॉक्टर ने एडवाइस किया है तो उसको इग्नोर मत करिए, और टेस्ट का जो रिजल्ट आता है उसे स्वीकार करिए और उसके ऊपर एक्शन लीजिए। डोंट ट्राई टू डिनाई कि नहीं मुझे तो कुछ नहीं, कल तो मैंने ये खाया था इसलिए आज मेरा शुगर बढ़ा है, नहीं। थैंक यू सो मच मैम, हमने इतना कुछ सीखा आपसे, एंड आई एम श्योर कि ये वीडियो देख के बहुत सारी लेडीज़ को हाई रिस्क प्रेगनेंसी, और हम एज अ डॉक्टर हमें इतना डर क्यों लगता है, उन्हें थोड़ा तो आइडिया आया होगा कि ऑल्दो प्रेगनेंसी फिजियोलॉजी है बट कब क्या प्रॉब्लम आ जाएगी वी रियली डू नॉट नो। इसके अलावा मैम अगर आप हमारे व्यूअर्स को कुछ और अपनी तरफ से कहना चाहते हो। मैं डराना नहीं चाहती हूँ रीचा, लेकिन जो मैटरनल मोर्टेलिटीज़ होती है, मतलब माता मृत्यु, जब प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी ये इतनी नॉर्मल आम बात है तो इस और यंग औरतों में होने वाली चीज़ें, तो मृत्यु क्यों होती है? तो ये जो माता मृत्यु की रीजंस है उनमें से 3 कॉमनेस्ट रीज़न है। नंबर 1 इज़ प्रीक्लैम्सिया BP, दूसरा हिमरेज यानी ब्लीडिंग, और तीसरा है इन्फेक्शन यानी सेप्सिस, चौथा फिर बाकी सारी चीज़ें हैं। अब हिमरेज और ब्लीडिंग ये सामने दिखता है इसलिए इंसान को समझ में आता है, और BP ये साइलेंट किलर है। ये जब अंदर शुरुआत हो रही है तो एवरीबडी ट्राइज टू इग्नोर इट, लेकिन डॉक्टर्स को पता है कि ये क्या सीरियस हो सकता है। इसलिए BP एक ऐसी चीज़ है ना, PIH, कि पेशेंट्स बहुत रिलैक्स रहते हैं, कुछ नहीं होने वाला है, और डॉक्टर्स एकदम टेंस हो जाता है, हम लोगों का BP बढ़ने लगता है, बिकॉज हमने इसके बुरे नतीजे देखे रहते हैं। बाय गॉड्स ग्रेस मैम काफ़ी अवेयरनेस आया है, और ये सारे जो हम छोटे छोटे वीडियोस बनाते हैं या जो कॉन्फ्रेंसेस करते हैं और लोगों को हम अवेयर कराते हैं, एक और भी पर्पज़ है मैम कि आपने जितने लेंथ में, अभी हमारा वीडियो अराउंड 33 मिनट्स का हुआ है, तो हर पेशेंट के साथ इतना डिटेल में बात करने का हमको मौका नहीं मिलता। लेकिन जो लेडीज़ हैं, जो माँ बनने वाली हैं, अगर वो ये वीडियो देखेंगी तो उनका अवेयरनेस भी बढ़ेगा और प्रिवेंशन भी हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच मैडम, इट वाज सच अ प्लेजर टॉकिंग टू यू, एंड इट्स what should I say? I am lots of words. Thank you, It was Rita. such a Thank pleasure you so talking to you, much. ma'am.